एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे क्यों जुड़ी हूँ, इसका क्या रीज़न है, तो मैं आपको लास्ट 10 डेज़ के लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको रखनी है उस चीज़ के बारे में आज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी कि लास्ट 10 डेज़ के अंदर आपको क्या करना चाहिए अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट्स है वो रिलीज़ हो चुकी है। उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था जब आपके एग्ज़ाम डेट्स रिलीज़ हुई थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है वो 2 शिफ्ट में हुआ है एंड डेट है आपकी 1 मार्च। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है। अब 2 शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट है आपकी 9 to 12 o'clock एंड सेकेंड शिफ्ट है आपकी 3 to 6 PM। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब आपको ये देखना है कि आपकी एग्ज़ाम में आपके कितने दिन बच रहे हैं, कितने रिमेनिंग दिन बच रहे हैं और इन दिनों में हमें अब क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा एग्ज़ाम जो है हम क्रैक कर ले, बहुत अच्छे रैंक के साथ हमारा GRF निकल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है हमारे अभी लास्ट 10 डेज़ हमारे पास बचे हैं। ठीक है, अब 10 डेज़ के अंदर हमें क्या करना चाहिए वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपके लास्ट 10 डेज़ में आपको जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी है उसमें क्या करना है, आपको कोई भी न्यू टॉपिक जो है उसे टच नहीं करना है। मतलब ऐसे नहीं है जैसे कि आपने टारगेट की होगी समथिंग 10 to 11 यूनिट आपने टारगेट की हो, मैं ये मान के चलती हूँ 10 से कम अगर आपने की है तो आप बहुत अनसेफ साइड पर है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस का पैटर्न आता है काफ़ी मिक्सिंग टाइप का आता है। मिक्सिंग बोले तो 1 यूनिट का कुछ स्टेटमेंट आ गया, दूसरी यूनिट का आ गया, फिर स्टेटमेंट, इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है 10+ यूनिट्स ही टारगेट आपको करनी होगी, तभी क्या है आप सेफ साइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो आपको उन यूनिट्स के अब न्यू टॉपिक्स को टच नहीं करना है। जो आज तक आपने पढ़ लिया, जैसा पढ़ लिया ठीक है, अब आपको ओनली आपके रिवीजन एंड PYQs के ऊपर ही फोकस करना है। अब आपको जो रिवीजन करना है, सबसे पहले आपने चाहे अपनी जो प्रिपरेशन है ऑफलाइन की हो या ऑनलाइन की हो, डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, बट आपके जो कंसेप्ट्स है, चीज़ें हैं, वो आपको लर्न होनी चाहिए। आपने कहीं से भी कुछ भी आपको अपनी यूनिट्स टारगेट की हो, सेल्फ स्टडी करके की हो, आपको वो सब आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको उन सारी यूनिट्स का रिवीजन करना है। अब रिवीजन आपको ऐसे नहीं करना हम 4 दिन तक 1 यूनिट को ही लेके बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट के 10 डेज है आपके पास, तो इसके अंदर 5 डेज तो आपको अलग से निकाल के रखने ही पड़ेंगे और बचे हुए 5 डेज के अंदर आपको PYQs भी करने हैं और अपनी जितनी भी आपने अगर 10 या 11 यूनिट्स टारगेट की है उन यूनिट्स का रिवीजन भी करना है एंड उनके PYQs भी करने हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है। ऐसे नहीं हम सुबह से लेके शाम तक आपके पास 10 आवर्स अगर बच रहे हैं पूरे स्टडी के लिए, अगर 10 आवर्स से कम अगर आप दे रहे हो इस लास्ट टाइम में, तो आप को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 10 आवर्स तो मांगता ही है। नेट जैसा एग्ज़ाम क्या है बहुत बड़ा है, इसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या है आपको लास्ट टाइम में आपको 10 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे हर हालत में। ठीक है, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। फिर है आपको क्या करना है, अब आपको जो करना है रिवीजन एंड PYQs, तो उनको किस तरह से आपको करना है, आपको सबसे पहले करना है रिवीजन। जैसे कि आप सुबह उठ गए, अब आपको ये नहीं करना कि कोई, जैसे कि आप मेरा सोचो कि मैम इतने बजे उठ के पढ़ते थे, तो सबका जो अवेलेबल टाइम होता है सबके पास उनके अकॉर्डिंग होता है। जैसे मेरे पास मॉर्निंग का टाइम होता है तो मैं मॉर्निंग में अपना सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, पता नहीं आपके पास इवनिंग का हो या फिर आपके पास आफ्टरनून का हो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो टाइम अवेलेबल है वो कब है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कोई टॉपर होता होता है या फिर कोई बहुत अच्छा टीचर होता है, बोले तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, तो बच्चे उनके पीछे पीछे भागते हैं कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, हम भी वही करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, हम कभी भी किसी की भी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनका अलग टाइम था पढ़ने का। किसी के पास रात होती है, किसी के पास दिन होता है, किसी के पास मॉर्निंग होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप के लिए कौन सा टाइम बिल्कुल सुटेबल है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम देना है अपनी स्टडी को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी के पीछे नहीं जाना है कि वो सुबह पढ़ रहा है तो मैं भी नींदों में ऐसे बैठे हैं, नींद आ रही है बट फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। नो, बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। इस चीज़ के लिए कभी भी किसी की कॉपी नहीं करनी है आपको। ठीक है, फिर है आपको
अपनी यूनिट्स जो है उनको रिकॉल करो, आप रिवीजन करो। सबसे पहले रिवीजन मतलब होता है देख के पढ़ना, ठीक है। एक लाइन पढ़ी, अपन को सारा याद हो गया। अब रिकॉल का मतलब क्या होता है, आंख बंद करके हमने क्या पढ़ा उसे आंख बंद करके अपने दिमाग में और माइंड में लाओ कि हमने जो पढ़ा ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है। इस टाइप से आपको पढ़ना है। अब आपको फिर उसके बाद आपको, जैसे कि सुबह आप उठ करके आपने 4 से 5 घंटे में अपनी यूनिट का पूरा रिवीजन कर लिया, ठीक है। एंड फिर 1 घंटा आपको निकालना है पीवाईक्यूज के लिए। ऐसे नहीं है कि हम ओनली पढ़ ही जा रहे हैं, नहीं, उस यूनिट के पीवाईक्यूज करने, ऑल पीवाईक्यूज करने उस यूनिट के, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम 2019 के अलग से कर रहे हैं, उसके अलग से कर रहे हैं, 20 के अलग, 22 के अलग, नो, पूरे जितने भी आपके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल है उन्हें अच्छे से करना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपके पास, शाम को दोपहर में थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर शाम को लग जाइए अपनी यूनिट का बहुत अच्छे से, जैसे सेकंड यूनिट हमने सेल बायोलॉजी उठाई उसका पूरा रिवीजन कीजिए एंड सोने से पहले उसके सारे पीवाईक्यूज कीजिए। इस तरह से आपको एक दिन में 2 यूनिट्स को लेकर के चलना है। तो आपके पास 10 डेज का स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से पूरे 5 डेज में आपको पूरी 10 यूनिट का आप रिविज़न बहुत अच्छे वे में कर सकते हैं विथ पीवाईक्यूज। अब आपको ऐसे नहीं एक दिन तो आपने सारा पढ़ लिया, 12-13 घंटे दूसरे दिन पढ़ ही नहीं रही हो, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम नहीं है अब अपने आप को इधर उधर डाइवर्ट करने का, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ, अब ऐसे ही नहीं है कि पूरा पीवाईक्यूज ही करने बैठ गए हैं या फिर पूरा रिवीजन ही करने बैठ गए हैं हम, नो, ऐसा भी नहीं करना है। आपको पूरा रेशियो लेकर के चलना है, पहले यूनिट का पूरा रिवीजन करना है। अब ऐसे तो है नहीं कि आप 2 दिन तक एक यूनिट का रिवीजन करने बैठेंगे, तो क्योंकि आपने, मैं ये मान के चल रही हूँ आज से पहले भी आपने एक बार या 2 बार आपने अपना रिवीजन कर लिया होगा। क्योंकि अगर 5 से 6 घंटे में आप अपना रिवीजन करते हैं किसी यूनिट का, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उससे पहले उस यूनिट को काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हो। क्योंकि अगर कोई टॉपिक को हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में 2 से 4 घंटे लगते हैं। सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो वो घंटा अपने आप 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो 1 घंटे में। फोर्थ टाइम पढ़ते हैं तो वो अपने आप आधे घंटे में, और उससे ज़्यादा अपन पढ़ते हैं तो 10 से 5 मिनट में उस टॉपिक को, जो 4 घंटे में हमने समझा था, उस टॉपिक को हम 5 मिनट ये 10 मिनट में ही समझ जाते हैं। वो क्यों होता है ऐसा हमारे साथ, जब उस टॉपिक को हम मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर लेते हैं या उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तभी होता है ना। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर है। अगर आपके पास 10 डेज है तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन रिवीजन जो लास्ट टाइम में होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिवीजन एंड पीवाईक्यूज करते हुए चलना है पर यूनिट का लास्ट के 5 डेज, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट के जो 5 डेज बचेंगे उसके लिए मैं एक अलग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके लिए लाऊंगी, उसका न्यू वीडियो। तो अभी तक आपको 10 डेज का मैंने बताया है। फिर उसके बाद देखना है आपको क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट का मैंने बता दिया, पर यूनिट किस तरह से आपको पढ़ना है, कितने घंटे देना है, कितने घंटे आपको पीवाईक्यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बता दिया है स्टार्टिंग के 10 डेज आपके पास बचे, स्टार्टिंग के 5 डेज में आपको रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज दोनों करने हैं, ठीक है। एंड लास्ट के जो 5 डेज है उसके अंदर ओनली आपको रिकॉल करना है जो आपने पढ़ा है, क्योंकि आपके जब इतना पढ़ लेते हैं तो जो मेमोरी वाली चीज़ें होती है आपको उन्हीं को ही रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। जो चीज़ें कंसेप्चुअल है उन्हें तो आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं ना, क्योंकि वो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट है, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो कि, क्योंकि जो लर्निंग वाली चीज़ें होती है वो हमारे दिमाग से बहुत जल्दी स्लिप होती है। वो मेरे से भी होती है, सबसे होती है, और उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देने की हमें लास्ट टाइम में ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर है आपके पास, अब आपको ये देखना है आप अगर एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपके पास कितने आवर्स बचते हैं एग्ज़ाम देते हैं हम तब। तो आपका जो पेपर है वो पूरे 3 घंटे का है, ठीक है, 3 आवर्स का होता है। और इसके अंदर आपके पास जो मिनट है वो है 180 मिनट्स। अब आपको उन 180 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, तो आपको ऐसे तो है नहीं कि आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तभी हम देखेंगे कि 180 मिनट में हम हमारा पेपर कर पा रहे हैं कि नहीं कर। उससे पहले हमें हमारा मॉक टेस्ट भी देना ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब आपको, जैसे बच्चे बोलते हैं मैम हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपको देना चाहिए, बट उससे आपको इतना ही देखना है कि आप उन 3 घंटों के अंदर अपना पेपर प्रॉपर मैनर में सॉल्व कर पा रहे हैं कि या नहीं कर पा रहे हैं। हमें ओनली उस चीज़ को इस चीज़ से रिलेट करना है, ऐसे नहीं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कोई भी कोचिंग वाले होते हैं क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ पेपर सेट कर देते हैं, हम करने बैठते हैं हमें कुछ भी नहीं आता, हमारा लेवल जो है बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो इससे हम सोचते हैं हमने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं, जबकि हमें सब कुछ आ रहा होता है, ठीक है। कोई कोई कोचिंग वाले क्या करते हैं, बहुत ही लो लेवल का पेपर सेट करते हैं, उसको देख करके हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि हमने
जो पेपर किया है बहुत अच्छे से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट बस इसलिए देना है कि आपके जो 3 आवर्स है या फिर 180 मिनट्स है उनको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए ही आपको अपना मॉक टेस्ट देना है। अदरवाइज आपको अपने जो नॉलेज है उसको चेक करने की वैसे आपको नहीं देना। उसके लिए आपको ओनली, क्योंकि जो CSIR नेट का जो लेवल है क्वेश्चंस देने का, उसके लेवल को कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है उसको टच नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पूछने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होता है। तो वो जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस हम कभी भी नहीं बना सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस तरह से क्या है, ना ही तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही लो जाना है। आपको अपना जो लेवल है उसे मेंटेन करके चलना है। किस बेस पर, वो रिवीजन एंड PYQs के बेस के ऊपर। ठीक है, फिर है आपको पता है आपका टाइम मैंने बता दिया है 3 आवर्स का, किस तरह से करना है वो मॉक टेस्ट से आप अपना पता कर सकते हैं। फिर है उसके बाद आपको जो अटेम्प्ट करना है पेपर, कितने मार्क्स का करना है, कितने मार्क्स के अंदर क्या है आप अपना GRF सिक्योर कर लोगे, कितने मार्क्स का आपको पेपर स्कोर करके आना है, कितने का नहीं करके आना है, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, जो अपना पेपर करना है वो 150+ मार्क्स का अटैम्प्ट करके आना है। ऐसे नहीं कि 150+ का हम, उससे भी कम 120+ का हम करके आ रहे हैं, और जबकि आपको पता है 120+ में तो आपका GRF सिक्योर होता है। जस्ट सपोज आपके 10 से 20 मार्क्स की अगर नेगेटिव मार्किंग चली गई तो आप तो वहाँ से उस रेस से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो अटैम्प्ट करके आना है पेपर वो करना है 150+ मार्क्स का अटैम्प्ट पेपर। अगर जस्ट सपोज आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो वो 10 से 20 मार्क्स की हो भी जाएगी जस्ट सपोज, तो भी आपके पास 120+ मार्क्स सिक्योर रहेंगे, जो कि आपके GRF के लिए बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका 120+ मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आपका GRF बिल्कुल क्लियर होगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रख के आना है कि कितने मार्क्स का पेपर आपको अटैम्प्ट करके आना है। अटैम्प्ट पेपर जो है उसका मार्क्स है 150+, एंड आपका सिक्योर रहेगा GRF, उसका है मार्क्स आपका 120+ नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड आपको ये चीज़, एक और चीज़ बताती हूँ, 180 मिनट्स अगर आपके पास है तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे लेकर के चलना है 180 मिनट्स का, क्योंकि आपके 3 पार्ट्स में पेपर आता है। ठीक है, तो A पार्ट को कितना टाइम देना चाहिए आपको, B को कितना टाइम देना चाहिए, एंड C पार्ट को आपको कितना टाइम देना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं हम C पार्ट में ही फंसे पड़े हैं पूरे 2 घंटे तक, फिर बच्चा भी 1 घंटे में हम B पार्ट भी करना है, हमें A पार्ट भी करना है, तो कैसे हम कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, मैं आपके जो टाइम मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत डिटेल में एक मैं वीडियो लेके आऊँगी, कैसा आपका इंटरफेस होता है एग्ज़ाम का, कैसा पैटर्न आता है, वो सब चीज़ें के लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना करके लाऊंगी। तो आपका जो 10 डेज़ की स्ट्रेटजी का जो ये वीडियो है, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जो इस रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है। होपफुली आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।